जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आप भी अगर इस बार रेलवे परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो मेरे मित्र आज के इस सेशन के 15 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है। हम लोग साइंस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उस पर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जो कि मिसलेनियस होता है, विविध होता है। और जब एग्जाम हॉल में उस सवाल का आंसर मालूम है तब तो सही है, 1 नंबर मिल जाएंगे। और अगर नहीं मालूम है तो मेरे मित्र 1 नंबर हम लोगों का कट जाता है। और वही बाद में आकर के काउंटिंग में क्या होता है कि सर नंबर ही कम आ रहे हैं, रिजल्ट होगा या नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वैसे ही 15 महत्वपूर्ण मिसलेनियस सवाल की चर्चा करेंगे जो कि आपका फिजिक्स से संबंधित है और आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे मित्र आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ बोस, सीवी रमन, और तीसरा है विक्रम साराभाई, और चौथा है आपका होमी भाभा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे यह पूछा जा रहा है कि इन चारों वैज्ञानिक में से कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। अगर हम लोग बात करते हैं पदार्थ के 5वीं अवस्था की तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पदार्थ का जो 5वीं अवस्था होता है उसको हम लोग बीईसी के नाम से जानते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि इसी को हम लोग बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं। और ये जो बीईसी जो कि पदार्थ की 5वीं अवस्था है, इसकी खोज किसने करा? तो आप सभी कहते हैं कि इसकी खोज जो है वो सत्येंद्रनाथ बोस एवं आइंस्टीन ने करा। किसने करा सर? सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने करा। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की, आप सभी कहेंगे सर सत्येंद्रनाथ बोस ने दिए गए ऑप्शन में से पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि पदार्थ का चौथा स्टेट क्या होता है तो नो डाउट आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्लाज्मा स्टेट जो है वो पदार्थ का चौथा स्टेट होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पे ऑप्शन में सीवी रमन भी दिया हुआ है, तो सीवी रमन जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं रमन प्रभाव की, किसकी बात करते हैं? रमन प्रभाव की। तो रमन प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई? सीवी रमन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? सीवी रमन के द्वारा की गई। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि सीवी रमन को सर नोबेल पुरस्कार भी मिला है। सीवी रमन को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार के अलावा इनको लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला है। लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला है, लेनिन शांति पुरस्कार। और साथ ही साथ ध्यान में रखेंगे कि इनको नाइट बैचलर की भी उपाधि प्राप्त है। नाइट बैचलर की भी उपाधि प्राप्त है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे विक्रम साराभाई की बात की जा रही है, तो आप सभी याद रखेंगे कि विक्रम साराभाई का सर इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था। और विक्रम साराभाई के विजन में ही भारत सरकार के द्वारा क्या की गई थी? इसरो की स्थापना की गई थी। और इसीलिए आपके एग्जाम में कभी कभार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हु वाज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। आपसे सवाल यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विक्रम साराभाई को भारतीय स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है। अच्छा, होमी भाभा है, तो आप सभी ध्यान में रखिएगा इनको किस नाम से जाना जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन जाने जाते हैं? आप सभी कहेंगे एच.जे. भाभा जाने जाते हैं, यानी कि होमी जहांगीर भाभा जाने जाते हैं। तो ये इस क्वेश्चन से आपके 4 महत्वपूर्ण सवाल बन पड़ते हैं।
ध्यान में रखिएगा, आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहरहाल अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि लेजर का पूर्ण रूप क्या है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? पहला है लोअर एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। लर्निंग टू एम्पलीफाई एंड स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन, बिल्कुल नहीं होगा। लाइट एडिशन टू सिस्टमैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नहीं होगा। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, ये लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, बहुत सारे छात्रों को याद होगा। लेकिन मेरे मित्र, कभी कभार आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, तब आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही आपसे रडार का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, आप क्या कहेंगे? रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या कहेंगे? साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये दो महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म आप सभी याद रखिएगा, फिजिक्स से संबंधित है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि E इक्वल टू MC स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने करा? E इक्वल टू MC स्क्वायर किसके किसके बीच में संबंध बताता है? आप सभी कहेंगे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध बताता है। द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध बताता है। और इसी E इक्वल टू MC स्क्वायर को हम लोग सापेक्षिता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसकी खोज किसने करा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने करा। किसने करा? अल्बर्ट आइंस्टीन ने करा। आइजैक न्यूटन की बात आएगी तो आप सभी कहेंगे गति के नियम, गति के नियम, जो हम लोग 3 गति के नियम पढ़ते हैं, और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये किसके द्वारा खोजा गया? आप कहेंगे न्यूटन के द्वारा खोजा गया। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, सर न्यूटन के द्वारा पता लगाया गया। तो ये सब चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। स्टीफन हॉकिंग, तो ध्यान में रखिएगा कि इनके सिद्धांत से ब्लैक होल, ब्लैक होल एवं बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल एवं बिग बैंग थ्योरी को पढ़ने में क्या हुई है सर? या आप कह सकते हो कि समझने में मदद मिली है, समझने में मदद मिली है, समझने में हेल्प करा है। ठीक, मैरी क्यूरी याद रखेंगे कि ये पूरे वैज्ञानिक जगत में ऐसी पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्हें क्या मिला? तो सर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला। और मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी? आप सभी याद रखेंगे रेडियम की खोज की थी। और यहां पे इस चीज को लिख लेंगे कि प्रथम महिला वैज्ञानिक यानी कि प्रथम महिला साइंटिस्ट जिसे फिजिक्स एवं केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला, दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला। ये चीज ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो जाए। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करती है? पहला ऑप्शन है प्रकाशिकी, दूसरा ऑप्शन है खगोल भौतिकी, तीसरा ऑप्शन है द्रव स्थितिकी और चौथा ऑप्शन है उष्मागतिकी। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे पूछा जा रहा है कि भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में तरल के गुण को प्रदर्शित करती है। तो जैसे ही कोई तरल हमारा विरामावस्था में है तो रेस्ट पोजीशन में है, और रेस्ट पोजीशन की जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो स्टैटिक कहलाएगी। तो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे द्रव स्थैतिक दिया हुआ है, तो हम सभी क्या कहेंगे कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो द्रव स्थैतिकी है वो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जहां पे जब कोई द्रव या तरल स्थिर अवस्था में रखा जाता है तो उसके गुणों के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी की बात करेंगे तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, और इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण और लेंस से इमेज के फॉर्मेशन, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स मेरे मित्र जो हम लोग का खगोलीय है, यानी कि जो आपका आकाशीय पिंड है उनसे संबंधित जो फिजिक्स होगा उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहेंगे। थर्मोडायनामिक्स उष्मा से संबंधित जो आपका फिजिक्स का डिपार्टमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? थर्मोडायनामिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? डब्ल्यूसी रोंजन, केल्विन, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन। आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि सापेक्षता के सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, तो ये संबंधित भी किससे होगा? आइंस्टीन से होगा। अच्छा, केल्विन ने किसकी खोज करा था? तो आप सभी याद रखेंगे केल्विन स्केल की खोज करा था। किसकी खोज करा था? केल्विन स्केल की खोज करा था। और डब्ल्यूसी रोंजन ने किसकी खोज करा? आप सभी कहेंगे एक्सरे की खोज करा। और न्यूटन तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि कमानीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग समानतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले डैश को मापने के लिए किया जाता है। द्रव्यमान, वेग, बल, संवेग। अब हमारे कई सारे मित्र यहां पे परेशान हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब कमानीदार तुला की बात की गई है तो कमानीदार तुला को हम लोग स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। और मेरे मित्र, स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम लोग क्या मापते हैं? किसी भी वस्तु का भार मापते हैं। किसी भी वस्तु का भार मापते हैं। और भार क्या है? आप कहेंगे सर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के वजह से उत्पन्न एक प्रकार की बल है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि कमानीदार तुला एक उपकरण है जिसका उपयोग समानतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले डैश को मापने के लिए किया जाता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी स्प्रिंग बैलेंस या कमानीदार तुला से हम लोग भार मापते हैं और भार एक प्रकार का बल है। तो जो हमारा ऑप्शन दिया गया है उसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि बीम बैलेंस ये स्प्रिंग बैलेंस किसको मापता है, तो आप कह दिए वस्तु के भार को। बीम बैलेंस किसको मापता है? तो सर वस्तु के द्रव्यमान को मापता है। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बाद बाकी द्रव्यमान, वेग, संवेग, आप सभी कहेंगे गुरुजी फिजिक्स का टर्म है। संवेग की बात करेंगे तो m इंटू वी हो जाएगा। वेग की बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम हो जाएगा। और द्रव्यमान तो हम जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, F इक्वल टू एम ए के संबंध से या फिर हम लोग W इक्वल टू mg के संबंध से। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। स्टीरियोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्ट्रोबोस्कोप, स्टेथोस्कोप। क्या होगा इसका आंसर? आपसे सवाल यह करा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग प्रतिबिंब देखी जा सकती है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि आपका जो स्टीरियोस्कोप होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक ही वस्तु का आपको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वाला जो फोटो है वो दिखा सकता है। तो बेसिकली ये जो स्टीरियोस्कोप है इसका उपयोग ही हम लोग किसके लिए करते हैं? तो एक ही वस्तु के दो अलग अलग प्रतिबिंब को देखने के लिए करते हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके ऑप्शन में स्पेक्ट्रोस्कोप भी है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लाइट के स्पेक्ट्रम को मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। स्टेथोस्कोप सर इसको आला बोलते हैं। और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हृदय की स्पंदन या नाड़ी की स्पंदन वगैरह को चेक करने के लिए आला का उपयोग किया जाता है। स्ट्रोबोस्कोप तो याद रखिएगा कि चलती हुई पिंड को या चलती हुई वस्तु को स्थिर रूप में देखने के लिए हम लोग किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? आप सभी कहेंगे स्ट्रोबोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किसे आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गैलीलियो गैली को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीवी रमन प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग मेरे मित्र ब्लैक होल और साथ ही साथ जो ब्लैक होल के अलावा बिग बैंग थ्योरी थी जो कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण था, उसके बारे में जो मतलब उसको समझने में मदद जो है इनके बहुत सारे सिद्धांत से मिलती है, स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांत से। और ये जो स्टीफन हॉकिंग थे ये 15 अलग अलग डिग्रियां ले रखी थी। दुर्भाग्यवश इनका पूरा शरीर नाकाम था, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन काम कर रहा था। और विक्रम साराभाई को मेरे मित्र क्या कहते हैं? आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैंने इसी सीजन में आपको बताया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढका जाता है तो लौ कुछ समय बाद बुझ जाती है। इसका कारण है सीमित सल्फर की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है, सीमित नाइट्रोजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है, सीमित कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है, सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद बुझ जाती है। मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
आपसे सीधे सीधे सवाल यह करा जा रहा है कि यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के गिलास से ढक दिया जाए तो वो बुझ जाती है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बड़ा ही आसान सा लॉजिक है इसके पीछे। हम सबों को मालूम है कि दहन के लिए ऑक्सीजन को पोषक माना जाता है और कोई भी पदार्थ अगर जल रहा है तो यह संभव है कि वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो कोई भी पदार्थ को जलने में बहुत कठिनाई होती है। और मेरे मित्र आप सभी यहां पे क्या कहेंगे कि गुरुजी जब जलती हुई मोमबत्ती को ढका जाता है तो गिलास के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस वजह से जब तक गिलास के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है मोमबत्ती जलता है, जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होती है मोमबत्ती हमारा क्या होता है, बुझ जाता है। तो आपके पहले ऑप्शन भी गलत है, दूसरे भी गलत है और तीसरा भी गलत है। चौथा में है कि सीमित ऑक्सीजन की वजह से ढकी हुई मोमबत्ती कुछ समय बाद क्या हो जाती है, बुझ जाती है। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। कार्स, बैटरी, शक्ति, माइक्रोफोन दिया हुआ है और इधर उसकी कुछ फंक्शन है वो दिए गए हैं और आपको इसमें से सही उत्तर का पहचान करना है। क्या कहोगे कि गुरुजी कार्ज जो है उसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो कार्ज का यूनिट जूल होता है, बिल्कुल होता है। अब बैटरी जो है वो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है और माइक्रोफोन क्या करती है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब शक्ति किलोवाट घंटा से मैच कराएंगे। मेरे मित्र आप में से कई ऐसे छात्र होंगे जो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन मेरे भाई आप सभी ध्यान में रखना कि जैसे ही किलोवाट घंटा है तो ये ऊर्जा का यूनिट हो जाएगा। अगर हमें शक्ति की सिर्फ बात करनी है तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी यहां पे किलोवाट घंटा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहां पे किलोवाट होगा। क्या होगा, किलोवाट होगा। और अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि सर शक्ति जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि किलोवाट आवर जो था वो किसका यूनिट था, आप कहेंगे ऊर्जा का। तो मेरे भाई एक जो है वो डी के साथ मैच कर रहा है और दो जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, ए के साथ मैच कर रहा है। 3 जो है वो सी के साथ मैच कर रहा है और 4 जो है वो बी के साथ मैच कर रहा है। तो देख लीजिए 1D 2A 3C 4B किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर हम वाट की बात करेंगे या फिर किलोवाट की बात करेंगे, वाट किलोवाट ये क्या होंगे, आप कहेंगे शक्ति का यूनिट हो जाएगा, शक्ति का यूनिट हो जाएगा। जबकि kWh किलोवाट आवर की बात करेंगे ये किसका यूनिट हो जाएगा, ऊर्जा का यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। और मेरे मित्र ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी कीजिएगा, हम आप सबों के लिए होमवर्क के रूप में छोड़ के जा रहे हैं। सही आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल जो अगला सवाल आप सबों के सामने है वो है क्वेश्चन नंबर 12 कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है। ग्लोबल प्राइम सिस्टम, ग्लोबल पीस समिट, ग्लोबल पोस्टल सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या कहिएगा कि गुरुजी ये जो जीपीएस है इसका पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। घर्षण ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है, गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है, स्थितिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है, गतिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे यह सवाल करा जा रहा है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। आप सभी को मालूम है कि जो बादल ऊपर में होते हैं वो तैर रहे होते हैं। तो अगर कोई भी चीज मूव कर रहा है तो उसके गति के चलते उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, आप कहेंगे गतिज ऊर्जा होगी। तो जब दो बादल ऊपर में तैर रहे होते हैं यानी कि गति कर रहे होते हैं तो वो आपस में टकराते हैं और उसके टकराने के वजह से सर उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है, तो प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि बादल गरज रही है और बिजली चमक रही है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है, तो पहला है कि घर्षण ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में, बिल्कुल नहीं। बादल तो ऊपर तैर रहे होते हैं तो जब कोई भी चीज मूव करेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। इसीलिए सर बादलों के गर्जन के दौरान जो ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम होगा वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। जबकि तीसरे में कहा
कहा जा रहा है स्थितिज ऊर्जा, वहां पे स्थितिज की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, और गतिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में तो ऐसा भी कोई वहां पे दिक्कत, ऐसा भी कोई वहां पे फिनोमिना नहीं होता है कि जो गतिज ऊर्जा है वो डायरेक्टली किस में बदल जाए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाए। बहरहाल जो आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग प्राथमिक रंग की बात करते हैं, अगर हम लोग प्राइमरी कलर की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो हमारा रेड है, साथ में जो हमारा ग्रीन है, और साथ में जो हमारा ब्लू है, ये क्या कहलाते हैं, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं सर द्वितीयक रंगों की, यानी कि सेकेंडरी कलर की, तो आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि दो प्राथमिक रंगों के मिलने से, दो प्राथमिक रंगों के मिलने से बने रंग क्या कहलाते हैं, आप सभी कहेंगे सेकेंडरी कलर, यानी कि द्वितीयक रंग कहलाते हैं। तो रेड, ग्रीन और ब्लू को छोड़ करके बाकी जो भी रंग इस तीनों कलर के आपस में मिलने से बनेगा वो सेकेंडरी कलर कहलाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है। तो मेरे मित्र नारंगी, आप कहेंगे प्राथमिक रंग नहीं है, तो सर ये दो प्राथमिक रंगों से निर्मित हुआ होगा, बिल्कुल। हरा, आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी यहां पे रेड, ग्रीन, ब्लू आपने बताया है, तो जो हरा रंग है वो हमारा क्या है, तो सर दो प्राथमिक रंगों से निर्मित नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये हरा रंग जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्राइमरी कलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइमरी कलर हो जाएगा। अब बैगनी, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी बैगनी रंग भी जो है वो हमारा प्राइमरी कलर होगा, यानी कि ये दो प्राथमिक रंगों से निर्मित होगा, दो प्राथमिक रंगों से निर्मित होगा। जबकि मेरे मित्र जो आपका नीला है यानी कि ब्लू है, जो ब्लू है ये क्या होगा, तो दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ होगा। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मैच है, यहाँ हरा छोड़ के कुछ और होना चाहिए, कोई और कलर दे देता, मैजेंडा दे देता, सियान दे देता, चलता। लेकिन सर रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला, ये तीनों क्या है, प्राइमरी रंग है। तो आप सभी कहेंगे सर प्राइमरी रंग कभी भी दो रंगों से नहीं बनेगा। तो जो सवाल करा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है, तो आप सभी कहेंगे हरा और नीला दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है। अब आप किस मन में सवाल आएगा कि गुरुजी यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे कोई सर काट करके क्या करना होगा, तो हरा को काट करके यहाँ पे कोई और कलर दे दीजिए, ताकि आपका जो आंसर है वो मिल जाए आपको। यहाँ पे हरा को काट करके कोई और एक ऑप्शन दे दीजिए, क्या दे दीजिए, तो सर हरा को काट के आप यहाँ पे पीला लिख दीजिए, चलेगा। हरा को काट के पीला लिख दीजिए, चलेगा। अब इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है उस हिसाब से सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि सर आरजीबी को छोड़ करके, रेड, ग्रीन, ब्लू को छोड़ करके बाकी जो भी रंग होंगे वो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनेंगे। जबकि हम देख रहे हैं कि नीला रंग जो है वो प्राथमिक रंग है, तो ये कहां से दो प्राथमिक रंगों का मिश्रण होगा। और हमसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है, तो आप कहेंगे नीला रंग जो है वो दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है। अगला और लास्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आयतन, घनत्व, आकार, तापमान। मेरे मित्र यहाँ पे जो पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन की बात की जा रही है, तो जरा सा समझिएगा कि यहाँ पे पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि सर सॉलिड से लिक्विड में आना, सॉलिड से लिक्विड में आना, और फिर लिक्विड का किस में बदल जाना, गैस में बदल जाना। तो आप क्या कहते हैं कि गुरुजी पदार्थ अपने अवस्था में परिवर्तन करता है और इसको हम लोग इंटरकन्वर्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ द मैटर कहते हैं, यानी कि पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। आप सभी को मालूम है कि सॉलिड को अगर हीट दिया जाए तो ये सर लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को अगर हीट दिया जाए तो ये सर गैस में बदल जाएगा। मतलब साफ है कि अगर हमें किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन करना है तो पहला जो बेसिक फैक्टर है वो क्या है, हमारा हीट।
हीट दे करके हम, तापमान दे करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। बाद बाकी किसी भी वस्तु के या किसी भी पदार्थ के आयतन में या फिर घनत्व में या फिर आकार में परिवर्तन करके सर हम उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो सीधा सा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र, आपके आज के इस सेशन में टोटल 15 क्वेश्चन थे और ये सभी 15 क्वेश्चन अगर आप बेहतर ढंग से समझ पाए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अगर ये दोबारा से आपके सामने आ जाए तो आप उसका आंसर देने में कोई गलती करेंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।